हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां पर हम जाने वाले हैं श्रमिक आंदोलन के बारे में। तो जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था वहां पर हमने किसान आंदोलन के बारे में जाना था, जो हमें दिखाई देता है 1857 से 1947 तक। ओके, आज के सेशन में हम जानेंगे कि श्रमिकों के द्वारा भी आंदोलन प्रारंभ किए जाते हैं, किस किस फेज में उनके क्या रोल रहा था, नेशनल मूवमेंट में उनका क्या रोल रहा था, क्या उन पर वैश्विक रूप से होने वाली घटनाओं का प्रभाव पड़ा था। तो ये सारी चीजों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। लेकिन उसके पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। आप सभी को पता है कि जून में पेपर होगा, तो आपके पास अभी पूरे 2 महीने हैं। तो आप में से जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इस समय रिवीजन तो कर ही रहे होंगे। रिवीजन बहुत जरूरी है, लेकिन रिवीजन के साथ साथ एक और चीज जरूरी है, टेस्ट लगाना। ठीक है, टेस्ट भी आपने काफी सारे दिए होंगे और इवन क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे आप टॉपिक वाइज। अब थोड़ा सा आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है, तो आपके लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। जब हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाते हैं तो हमारा एक वो माइंडसेट डेवलप होता है कि हमको कैसे एग्जाम में जो हॉल में एक प्रेशर क्रिएट होता है उसको कैसे उस समय मैनेज करना है। पूरा एक क्वेश्चन पेपर पढ़ने का पैटर्न आप डेवलप कर पाते हैं अगर आप लगा रहे फुल लेंथ मॉक टेस्ट कि भाई 2 घंटे में कैसे हमें पूरा पेपर पढ़ना है, जीएस का, फिर एप्टीट्यूड का पेपर कैसे देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको एक आइडिया मिल पाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, या आपकी प्रिपरेशन का आइडिया मिल पाता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ठीक है, लेकिन कभी नंबर कम आए तो उस पर परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा भी ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है। सॉरी, इनकी डेट्स और लोकेशन यहाँ पर मेंशन है। ऑफलाइन मोड में भी होगा, ऑनलाइन मोड में भी होगा। तो अगर आप नियर बाय इन सेंटर्स के हैं तो आप जाइए, जाके डायरेक्ट हमारे सेंटर पर एग्जाम दीजिए। और अगर आप इनके पास में नहीं है तो प्लीज़ ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर विजिट करिए और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। इवन मैं बोलूँगी आपको कि 2 महीने है तो कम से कम कोशिश करिए कि 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा ले। 25 टेस्ट अगर आप लगा ले रहे हैं रिसेंटली जो मार्केट में आए होंगे, उससे आपको क्या होगा कि एक तो आपका प्रिपरेशन पता लगेगा और आपके उतने सारे टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए 20 से 25, नहीं भी हो पाए तो कम से कम 10-12 तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। ओके, चलो स्टार्ट करते सेशन को। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो ये बात कर रहा है श्रमिक आंदोलन की। और ये सारे आंदोलन हम पहले भी पढ़कर आ चुके हैं, लेकिन तब हमने कहाँ पढ़ा था कि कौन से ब्रिटिश रूल के समय मूवमेंट हुए। तो हमने श्रमिक आंदोलन भी पढ़ा था, हमने किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, इन सब के बारे में हमने डिस्कस करा था, जो इनके द्वारा विद्रोह किए जाते थे। अभी इंडिविजुअल बता रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है श्रमिकों की। श्रमिकों की मतलब जो भारत में कंपनियां बिठाई गई थी, चाहे वो छोटे स्तर की हो या बड़े स्तर की हो। देखो बहुत ज्यादा इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आया नहीं था, है ना। यूरोप में तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था, स्पेशली अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं। भारत में उस प्रकार की औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी। फिर भी अगर हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध की और द्वितीय विश्व युद्ध की, तो इन दोनों विश्व युद्ध के दौरान हमारे भारत के जो उद्योगपति थे उनको अपने उद्योग को पनपाने का थोड़ा सा समय मिला। ओके, तो कई सारे भारत में उद्योग लगे थे और ऐसे किसान जो कि जनरली बटाईदार होते थे, जिनके पास में खेती का मालिकाना हक नहीं होता था, जब उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय होती थी, तो ये किसान अपने आसपास के क्षेत्रों से, गांव से बाहर निकल के कहाँ चले जाते थे, इन उद्योगों में काम करने चले जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे जो हमें श्रमिक दिखाई देते हैं इस काल में। अगर मैं बात करूं ट्राइबल्स की, तो बहुत सारे हमें आदिवासी भी दिखाई देते हैं, जिन आदिवासियों, आपको पता है ना कि बहुत सारे वन कानून लेकर आए थे ब्रिटिश। तो उन वन कानूनों के कारण वो जो आदिवासी लोग थे, जनजातीय लोग थे, उनके वनों पर अधिकार छीन लिए गए थे। तो वो लोग भी इस तरफ स्विच करते हैं, यानी वो अपने जीवन यापन के लिए कहाँ पहुंचने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे श्रमिक के रूप में काम करने लग जाते हैं इन उद्योगों में। ओके, तो यहाँ पर उन्हीं के द्वारा बात किया जा रहा है आंदोलन की। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, श्रमिक आंदोलन ये कोई देश के लिए आंदोलन नहीं हो रहा है, ये श्रमिक आंदोलनों की बात कर रहा है। यानी कि जो लेबर्स हैं वो क्यों रिवोल्ट करेंगे, जब उनको अच्छी परिस्थिति नहीं मिलेगी काम करने की। जैसे कि हम भी एक कंपनी में, एक संस्थान में काम कर रहे हैं, आप भी करते होंगे, डिपेंड करता है कौन कहाँ पर काम कर रहा है। अब मानो कोई व्यक्ति है ना, वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, उससे कई घंटों तक काम लिया जा रहा है। ठीक है, 24 में से वो 18 घंटे 16 घंटे काम कर रहा है,
तब भी उसको नाम मात्र का वेतन मिल रहा है, ऐसा वेतन जिससे उसका और उसके परिवार का गुजारा होना मुश्किल है। ठीक है, जहां पर वो काम कर रहा है वहां पर भी काम की अच्छी परिस्थितियां नहीं है, जैसे लाइट बहुत धीरे होना जिससे आंखों पर जोर पड़ा है, बहुत छोटी सी जगह में कई सारे लोगों का एक साथ काम करना जिसकी वजह से वहां पे घुटन जैसी परिस्थिति है, स्वच्छ वायु ना होना, सूर्य की किरण का ना पहुंचना वहां पर, या फिर जो एक बेसिक बोलते हैं ना ह्यूमन लाइफ के लिए एक ऑरा होना चाहिए, वो वहां पे मौजूद नहीं है। और उन परिस्थिति में वो लगातार 12-12 15-15 घंटे अगर काम कर रहा है तो अच्छा नहीं है ना उसके लिए। ठीक है, उसके बाद से उसको वेतन भी बहुत कम मिल रहा है, उनके कोई अधिकार भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो श्रमिक किसके खिलाफ विद्रोह करेंगे? पूंजीपतियों के खिलाफ, जो उनके मालिक होंगे। समझ में आ गया? तो ये श्रमिक आंदोलन किनके खिलाफ हो रहा है? भारतीयों के खिलाफ ही कर रहे हैं, यानी एक श्रमिक भारतीय एक उद्योगपति भारतीयों के खिलाफ करेगा। ओके, कई बार इसमें ब्रिटिश उद्योगपति भी हमें दिखाई देते हैं जिन्होंने इंडिया में जगह जगह पे इन्वेस्ट किया था, जब उन्हें लग रहा था कि कुछ ऐसे उद्योग है जिसमें वो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, और ये जो श्रमिक थे ना, इनको दो लोगों से विद्रोह करना पड़ रहा था, मतलब दो कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। एक तो भारतीय पूंजीपति, और दूसरा हमें दिखाई देते हैं कौन? खुद ब्रिटिश भी तो इंडिया में रूल कर रहे हैं ना, तो ब्रिटिश जो भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो तो सबका ही हो रहा है। और प्लस इनका अपने कार्य के स्थल पर भी थोड़ा सा एक्सप्लॉइटेशन हो जाता था। क्या रीजन था? देखो, उद्योगपतियों को भी बहुत ज्यादा सरकार से संरक्षण था नहीं। जैसा ब्रिटेन में सरकार अपने उद्योगों को संरक्षण दे रही थी, वैसा भारतीय उद्योगपतियों को नहीं था। तो वो थोड़ा सा कम पैसों में, कम लागत के साथ अपने सामान का निर्माण करके उससे लाभ कमाना चाहते थे। तो वो कम लागत के चक्कर में इन श्रमिकों का शोषण हो जाता है। और ये श्रमिक उभर कर क्यों सामने आते हैं? क्योंकि हमें दिखाई देता है रूस में साम्यवादियों का उदय, है ना। तो रूस में जो साम्यवादी का उदय होता है, देखो दो प्रकार की अर्थव्यवस्था हमें मेजरली दिखाई देती है, एक पूंजीवादी, एक समाजवादी या साम्यवादी बोलो आप। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो बोलती है कि भाई मार्केट में, बाजार में कौन अमीर होगा कौन गरीब होगा वो सब क्या निर्धारित करेगा? आपकी काबिलियत और मांग आपूर्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो वो पूरी तरह से लोगों पर छोड़ देता है कि जो काबिल होगा वो ऊंचा चला जाएगा, जो काबिल नहीं होगा वो नीचे आ जाएगा। और क्या कितना होना चाहिए, कौन क्या प्रोडक्शन करेगा, सारी चीजें किस पे निर्धारित होंगी कि लोगों की मांग क्या है और उसके हिसाब से उसका सप्लाई होगा। यानी वो पूरी तरह से बाजार पर ही सारी चीजें छोड़ देती है और सरकार अपना ध्यान केवल प्रशासनिक रूप से या प्रशासन पर ही लगाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से हमें दिखाई देता है कहाँ पे? वेस्टर्न कंट्रीज में। जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज आपको दिखाई देती है, यूरोप की हो गई, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अब आ जाते इधर ईस्टर्न या फिर पूर्वी देशों की तरफ। यहाँ पर थोड़ा सा साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव दिखाई देता है। साम्यवादी विचारधारा वो जो जिसने पहली बार समाधान निकाला था अमीर और गरीबों को दूर करने का। मतलब अमीरी गरीबी हर देश में दिखाई देती है, अब गरीबी को दूर कैसे किया जाए इसका समाधान उसने निकाला था कि भाई अगर सारी चीजें, सारे कार्य राज्य के नियंत्रण में होंगे, सरकार के नियंत्रण में होगी सारी व्यवस्था, सरकार ही शिक्षा देगी, सरकार ही अस्पताल खोलेगी यानी कि आपको स्वास्थ्य सुविधाएं देगी, सरकार ही रोड बना रही है, सरकार ही रेलवे चलाएगी, बैंक चलाएगी, बीमा कंपनी खोलेगी, यानी सब कुछ सरकार के नियंत्रण में अगर रहेगा तो सबको एक जैसी व्यवस्था मिलेगी। जब सबको एक जैसी व्यवस्था मिलेगी तो अमीरी गरीबी किधर? समझ में आया है? तो ये जो उत्पादन के इवन साधन भी है ना, कि अब कोई एक व्यक्ति है जो स्कूल खोलकर चला रहा है, अब वो स्कूल से बहुत सारा प्रॉफिट कमा के अमीर बन जाएगा। अब ये बोले नहीं, स्कूल खोलने का अधिकार सीधे सीधे किसको दिया जाए? सरकार को दिया जाए, सरकार ही स्कूल चलाए, सब बच्चों को इक्वली वहां पर ट्रीट किया जाएगा, सबके सबसे एक जैसा वहां पे फीस लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था का एक थोड़ा सा बोल सकते हैं कि हम प्रभाव है जो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। ठीक है, अब कई सारे ऐसे देश भी रहे हैं, जैसे इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया काफी ज्यादा समाजवाद की ओर झुकाव रखता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने पूंजीवाद को पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया था। हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आए थे। हालांकि 1990s के बाद जो एलपीजी रिफॉर्म हुआ था वहां पर हम दिखाई देते हैं थोड़ा सा पूंजीवादी की तरफ हमारा झुकाव हो जाता है। तो ऐसा कोई शायद ही देश होगा जो पूरी तरह से, हाँ कोई किसी की तरफ झुका होगा, कोई किसी की तरफ झुका होगा, लेकिन दोनों व्यवस्थाएं दिखाई देती है। यानी हर जगह सरकार का कुछ चीजों पर नियंत्रण होता है और कुछ चीजों का हमें बाजार का नियंत्रण दिखाई देता है, उद्योगपतियों का नियंत्रण। तो बस ये जो श्रमिक आंदोलन है इसकी शुरुआत यहीं से होती है, वैश्विक घटनाओं का इस पर प्रभाव पड़ा, प्लस
इनको जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा था देश के अंदर, उसके खिलाफ ये उठ खड़े होंगे, उठना तो चाह रहे थे, लेकिन इनको जब वैश्विक घटनाओं के बारे में पता लगा तो और ज्यादा इन्हें बल मिलता है। तो बस छोटा सा चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है, आप थोड़ा सा ना इसको फ्लो में समझने की कोशिश करिएगा, तोड़ के मत समझिएगा। यानी जब आप किताब पढ़ेंगे ना तो कई बच्चे फैक्ट में घुसने लग जाते हैं, नहीं ये कहानी कह रहे हैं, फ्लो में समझिएगा कि श्रमिकों की कहानी कहाँ से चालू हुई और कैसे श्रमिक आंदोलन की शुरुआत होती है और इनको इनके अधिकार मिलते हैं, उस फ्लो में समझने की कोशिश करिएगा। 19वीं सॉरी ओके ठीक है, क्या बोलता है राइटर यहाँ पे, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध मतलब 19th सेंचुरी का जो एंड वाला फेज था, वहां पे भारत में आधुनिक उद्योग धंधों की नींव पड़ी। 19वीं शताब्दी मतलब क्या, 1801 से 1900 का टाइम पीरियड। तो बोल रहा है कि 1801 से 1900 का टाइम पीरियड, वो भी क्या इसका उत्तरार्ध है, यानी कि 1850 के बाद वाला टाइम पीरियड। बोल रहे यहाँ पर भारत में आधुनिक उद्योग धंधों की नींव पड़ी, कुछ नए उद्योग धंधे आए। और बोल रहे उस नए उद्योग धंधों की शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो 1853 में भारत में क्या आ रहा है, रेलवे की शुरुआत हुई। रेलवे क्यों लाया गया, किसके लिए लाया गया, बहुत डिटेल से मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। तो 1853 से भारतीय संचार में मशीनों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। जैसे ही रेलवे आएगा उसी के साथ ये जो संचार व्यवस्था है ना, अब रेलवे चल रहा है तो किस पूरा ये मशीनीकरण ही है ना, तो यहां से कहीं ना कहीं भारतीय संचार में मशीनों का प्रयोग चालू हो गया। ठीक है, आगे बोलता है, रेल लाइन बिछाने, इंजन के लिए कोयला निकालने में हजारों श्रमिकों का प्रयोग हुआ और उनको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। अब जैसे संचार में क्या आ रहा है, संचार का मशीनीकरण हो गया, यानी अब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप किससे जा रहे हैं, रेलवे से जा रहे हैं। अब रेलवे भारत में लाई जाएगी तो रेलवे लाने के लिए क्या करना होगा, उसकी पटरियां बिछानी होगी। और पटरियां बिछाने का जो काम करेगा, जिनको रोजगार मिलेगा, वो क्या करेंगे, मजदूर या श्रमिक कहलाएंगे। तो बड़ी संख्या में भारत में पटरियां बिछाई जाएंगी तो इन श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, साथ साथ में जब रेलवे चलता है, क्योंकि भाप वाला इंजन था ना, तो उसमें लगातार जो है कोयला डाला जाता था इंजन में, और ताकि उससे स्टीम मिले और वो चले। तो उसके लिए क्या था, वो कोयले को उठाकर डालने के लिए लगातार कोयला लाना, उठाना, डालना, ये पूरा प्रोसेस जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, श्रमिकों की। तो बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता दिखाई देगी हमें इंडियन रेलवे के इंट्रोड्यूस होने के साथ साथ। इसके पश्चात कपास और जूट उद्योगों का विकास हुआ। तो यहाँ पर तो हमें रेलवे की शुरुआत दिखाई दी, और आगे चलकर देखते हैं कि हमारे देश में कपास और जूट उद्योगों का विकास होते हुए दिखाई देता है। कपास उद्योग हमें ज्यादातर दिखाई देते हैं ये गुजरात, महाराष्ट्र, इस क्षेत्र में, और जूट मिल्स हमें कहाँ दिखाई देती हैं, आपको क्या बोलते हैं, बांग्लादेश वाले रीजन में, जो आज का बांग्लादेश और भारत का जो बंगाल वाला क्षेत्र है। इवन पहले क्या था, वहां पर जूट का प्रोडक्शन होता था और मिलों में उससे नई नई वस्तुएं बनाई जाती थी। लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो जो पूर्वी पाकिस्तान बना था, जिसको आज आप बांग्लादेश कहते हैं, वहां पर सारी मिलें थी जूट की, और जो जूट का प्रोडक्शन वाला रीजन था वो इंडिया में रह गया। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो जो जूट उद्योग पनप रहा था वो भारत में पिछड़ गया। ठीक है, अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो बोल रहा है कि शुरुआत कहां से होती है, कि संचार में श्रमिकों की जरूरत पड़ी, क्योंकि संचार का मशीनीकरण हुआ, उसमें लेबर की जरूरत थी। दूसरा बोल रहा है कि इसके बाद थोड़ा थोड़ा हमें दिखाई देता है यहाँ पे कपास मिल और यहाँ पर जूट मिल की शुरुआत होती है। कपास से कपड़े बनाए जा रहे हैं, जूट से भी अलग अलग प्रकार के बैग या अन्य वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, थैले वगैरह का। भारतीय श्रमिकों को भी संसार के श्रमिक वर्ग की तरह औद्योगिकरण के प्रथम चरण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो देखो, जब भी कभी औद्योगिकरण की शुरुआत होती है तो वहां पर जो श्रमिक है ना, फर्स्ट फेज में तो उसकी स्थिति बड़ी दयनीय होती है। क्यों होती है, क्योंकि अब कोई व्यक्ति उद्योगपति के रूप में सामने आ रहा है, वो कोई नया उद्योग डाल रहा है जहां पर उसको सरकार से किसी प्रकार का संरक्षण नहीं मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो बहुत नाम मात्र, भारत में तो खैर मिल ही नहीं रहा था। तो अब कोई उद्योगपति है, उद्योग चालू करना अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम का काम होता है ना। आपको पता ही नहीं, आप जो चालू करने वाले हो, आप भले मार्केट का कितना भी एनालिसिस कर लो, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो जो उद्योगपति है, जो उद्योग चालू कर रहा है, वो उसमें अपनी पूंजी लगा रहा है और वो कोशिश करेगा कि मेरी लागत कम से कम हो और मेरा जो आउटपुट निकलेगा वो ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि मैं
अपने उद्योग को सुचारू रूप से चला सकूं। ठीक है, तो इस क्रम में जब भी कोई भी किसी भी देश में पहली बार उद्योगों की शुरुआत होती है तो जो श्रमिक है ना उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बहुत कम वेतन पर बहुत ज्यादा काम के घंटों के साथ उन्हें रखा जाता है। ठीक है, तो भारतीय श्रमिक को भी विश्व के बाकी श्रमिकों की तरह औद्योगिकरण के पहले चरण में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और जब यही श्रमिक लगातार वहां पर काम करते रहते हैं, धीरे धीरे उद्योग पनपते रहते हैं, तो अब ये अपने अधिकारों की बात करेंगे, अवेयर हो जाएंगे और ये थोड़ा सा सही स्थिति में जाएंगे। कम मजदूरी मिलती थी इन लोगों को, बहुत ही कम वेतन, ओके, कार्य के घंटे बहुत ज्यादा होते थे, आधारभूत सुविधा का अभाव, जो बेसिक फैसिलिटी होती है, जैसे अभी आप कोई कार्यस्थल पर जाइए, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अब आपको वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम तो होना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, या फिर अब आपको प्यास लग रही है, पानी पीना है। ठीक है, तो जो बेसिक फैसिलिटीज है वो भी यहाँ पर नहीं दी जाती, तो इनिशियली इन सारे चैलेंजेस का इन्हें सामना करना पड़ता था। साथ ही दो परस्पर विरोधी तत्व, यानी इन श्रमिकों के लिए एक नहीं बल्कि दो विरोधी तत्व थे। ओके, एक तो ब्रिटिश शासक जिसके हम उपनिवेश थे, वो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे, दूसरा भारतीय जो इनको एक्सप्लॉइट करे, मतलब जो इनके मालिक हुआ करते थे, और ये दोनों खुद एक दूसरे के खिलाफ है। तो ये जब दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं और ये जो भारतीय आंदोलन चल रहा है उसमें इन श्रमिकों से सपोर्ट मांगा जाता है, तो श्रमिक सपोर्ट करते थे, लेकिन वो ये बोलते थे कि भाई हम सपोर्ट तो करें लेकिन मेरे इंडिविजुअल राइट कहाँ है, क्योंकि ये इसके खिलाफ तो मैं लड़ रहा हूं लेकिन ये तो खुद मेरे खिलाफ है। आप समझ पा रहे हैं, तो इन्हें दो विरोधी तत्वों का सामना करना पड़ रहा था, एक उपनिवेशवादी शासन यानी जो ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे, और दूसरा भारतीय पूंजीपति, इनके शोषण का सामना करना पड़ता। यानी इनके लिए एक चैलेंज नहीं था, चाहे हम बात करें श्रमिकों के लिए, दलितों के लिए, तो कुछ ऐसे वर्ग थे, महिलाओं के लिए, जिनको एक चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ता कि ब्रिटिश इंडिया में रूल करे, उसके अलावा उनको उनका इंडिया में खुद भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, तो उनके लिए दो बड़े चैलेंजेस थे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, श्रमिक वर्ग के उत्थान हेतु प्रारंभिक प्रयास। प्रारंभ में क्या किया गया, अब इनिशियल फर्स्ट स्टेज आया 1853 के बाद हम देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो बोल रहे हैं कि पहले चरण में शुरुआत कैसे हुई इनके उत्थान के लिए, कौन से इनके राइट्स की डिमांड की गई थी। उदारवादी जो थे, 1853 के बाद जब श्रमिकों का हम देख रहे हैं लगातार संख्या बढ़ रहा है, और इसी बीच 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन हो रहा है। कांग्रेस का जो फर्स्ट फेज चल रहा है, ये फर्स्ट फेज पूरी तरह से किन के हाथ में था, इन उदारवादियों के हाथ में था। और ये जो कांग्रेस के लीडर्स थे ये पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने क्या नाम रखा था अपने पार्टी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो ये बैठे हुए थे ना, जमींदार बैठे हुए थे, और ये जो जमींदार थे ये कई सारे इनमें से उद्योगपति परिवार से भी थे या उनके हित की बात करते थे। तो ये जब ब्रिटिश के आगे बात करें किसकी, भारतीयों के अधिकारों की, तो ये उदारवादी भारतीयों के अधिकारों में श्रमिकों के मांग के प्रति कुछ नहीं बोलते थे, बड़े न्यूट्रल टाइप के थे। यानी किसानों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, समाज में जो गलत व्यवस्थाएं चल रही हैं, कुरीतियां, उनको सुधारने की बात कर रहे हैं। ब्रिटिश की जो भारत में गलत नीतियां हैं, प्रशासनिक नीति, आर्थिक नीति, उन सब की बात कर रहे हैं कि गलत कर रहे हो आप, लेकिन ये इन श्रमिकों के अधिकारों की बात नहीं कर रहे हो। तो उदारवादी इसके प्रति न्यूट्रल थे। क्यों थे वो भी मैंने अभी आपको बताया। इसके अनुसार श्रमिक विधान से इनका कहना था, ये जो भी लीडर्स थे इनका कहना था कि देखो अभी अगर हम कोई लेबर लॉ ले आते हैं या फिर श्रमिकों के हित के लिए कोई कानून आता है, तो अगर श्रमिकों के हित की बात की जाएगी कि काम के घंटे 14 से घटा के 8 घंटा कर दो, इनको न्यूनतम इतना वेतन मिलना चाहिए, इनको कार्य के लिए ये बेसिक बुनियादी ढांचा की सुविधा मिलना चाहिए। तो इनका कहना था कि अगर श्रमिक विधान आ गए तो इसका सारा बोझ किस पर पड़ जाएगा, पूंजीपति पर पड़ जाएगा, जो उद्योगपति उस पर पड़ जाएगा। और जो वो उद्योगपति है जिसने अभी अभी उद्योग डाला है, वो उद्योगपति अपना उद्योग बंद करके टाटा बाय बाय हो जाएगा, क्योंकि भाई वो उसका कहना है कि वो उतना खर्चा वहन नहीं कर पाएगा। तो ये उदारवादी क्या कहते थे कि अगर श्रमिकों के लिए कानून लाए गए कोई, तो इससे भारतीय स्वामित्व वाले उद्योगों पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। इनका कहना था कि देखो जो ब्रिटिश स्वामित्व वाले भारत में उद्योग है, जो ब्रिटिश उद्योगपति भारत में काम कर रहे हैं, इनको तो इनकी सरकार संरक्षण दे रही है, या ब्रिटेन में जो उद्योगपति हैं उनको उनकी सरकार संरक्षण दे रही है। भारतीय उद्योगपतियों को कोई संरक्षण दिया जा नहीं रहा है, ये अपने ही सारे जोखिम
या फिर पैसे पे क्या कर रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर इनकी लागत बढ़ गई, श्रमिक विधान बना दिया, तो फिर तो ये उद्योग बंद हो जाएंगे, तो भारतीय स्वामित्व वाले उद्योगों पर गलत असर पड़ जाएगा। फलस्वरूप 1881 से 1891 के कारखाना अधिनियम जो भी ला रही है ब्रिटिश सरकार, भारत में कारखाना अधिनियम लेकर आ रही है ब्रिटिश सरकार, जो बिना मांगे कुछ नहीं देती है, लेकिन वो यहाँ पर कारखाना अधिनियम लेकर आ रही है। उसका रीजन क्या था, वो काम के घंटे निर्धारित करेगी, वो सब कुछ निर्धारित करेगी, न्यूनतम वेतन इतना, क्योंकि वो चाह रही थी कि जो भारत में प्रोडक्शन हो रहा है उसका इनपुट बढ़े। इससे उसको क्या फायदा होगी, उसके जो पूंजीपति सामान तैयार कर रहे हैं उसकी तुलना में ये बहुत सस्ते नहीं होने चाहिए। अगर ये सस्ते हो गए तो भैया इनका सामान महंगा आ जाएगा ना भारत में, तो फिर भारतीय कौन सा सामान खरीदेंगे, सस्ता। तो इसलिए कारखाना अधिनियम लाके लगातार ये श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करे कौन, ब्रिटिश सरकार। ओके, लेकिन ये जितने भी एक्ट आ रहे हैं ना, कारखाना अधिनियम 1881 से 1891 तक, इसमें कांग्रेस एकदम चुप्पी साधे हुए बैठी है, उसने कोई इसका समर्थन नहीं किया। 1870 में, अब इन्होंने समर्थन नहीं किया तो क्या किसी ने भारत में समर्थन नहीं किया। बहुत सारे ऐसे भारत में हमें लोग दिखाई देते हैं जो क्या कर रहे हैं, जो कि इन श्रमिकों के फेवर में काम कर रहे हैं, उनके बारे में यहां पर बताया गया है। पहले बात की गई है 1870 में शशिपदा बनर्जी द्वारा श्रमिक क्लब की स्थापना की है। क्लब क्या, क्लबिंग करो, इकट्ठे हो, बातचीत करो, तो इस तरह के एक श्रमिक क्लब की स्थापना की गई और भारत श्रमजीवी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन चालू कर दिया गया। ये थोड़े से फैक्चुअल डेटा है, थोड़ा बहुत याद रखो, आंसर राइटिंग में 2-4 डाल दिया फैक्चुअल डाटा, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि वो जो श्रमिक क्लब था ना, वो स्थापित किया जहां पे श्रमिक का एक ग्रुप बन रहा है, डिस्कशन हो रहा है, और उनके बारे में चीजें कहां छापी जा रही है, श्रमजीवी नामक समाचार पत्र में, जहां श्रमिकों के अधिकारों की बात की जा रही है ना। कई बार क्या होता है कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता रहता है और हमको पता ही नहीं है, मतलब आपका जो शोषण कर रहा है वो आपको रोज पुचकार दे रहा है और आपको पता ही नहीं आपका शोषण हो रहा है। जब आपके शोषण जो तीसरा आदमी समझ रहा है उसके बारे में लिखता है, बताता है, जब आप पढ़ते हो तब आपको कई बार पता लगता है और आपके अंदर जागरूकता आती है और फिर आप बोलते हो कि नहीं मेरे साथ ये गलत हो रहा है। तो ऐसा ये श्रमजीवी नामक पत्रिका ने किया। 1878 में शोराबजी बंगाली ने श्रमिकों के लिए बंबई विधान परिषद में विधेयक पेश कर पारित करवाया। 1878 की बात कर रहा है कि होता क्या है कि जो बंबई विधान परिषद है, यहां पर आप देखो, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अब जो परिषदें हैं वहां पे भारतीयों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। 1858 का एक्ट आया था, उस कानून में व्यवस्था की गई थी कि भारतीयों की भी कानून बनाने वाली परिषद में हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी, हालांकि नाम मात्र की ही थी। तो बोल रहे कि 1878 में शोराबजी बंगाली ने श्रमिकों के लिए बंबई विधान परिषद में, ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहा है, प्रांतीय विधान परिषद जो बॉम्बे की थी, वहां पर विधेयक पेश कराया। कानून नहीं बनाया, मतलब कि हम चाहते हैं कि इस तरह का कानूनी प्रावधान किया जाए। 1880 में नारायण मेधाजी लोखंडे ने बंबई मिल एंड मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना की तथा दीनबंधु नामक समाचार पत्र निकाला। तो ये जो समाचार पत्र है ये श्रमिकों के हित की बात कर रहा है। बंबई मिल एंड मिल हैंड एसोसिएशन स्थापित किया जा रहा है, एक ग्रुप बनाया जा रहा है, एक एसोसिएशन बनाया जा रहा है जो श्रमिकों के लिए काम करेगा, यानी उसमें श्रमिक खुद इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। इसी क्रम में 1899 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे की प्रथम हड़ताल आयोजित की गई। ये थोड़ा सा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे की जो पहली हड़ताल थी, बेसिकली अब क्या होगा ना, क्योंकि रेलवे में आपको पता है श्रमिकों की अच्छी खासी संख्या है, जब इनको इनके अधिकार नहीं मिलते तो ये क्या चालू करेंगे, अब हड़ताल जैसी चीजें चालू होंगी, क्योंकि क्या करना है इनको अपने अधिकारों की मांग के लिए। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसको उसकी कोई भी पसंदीदा वस्तु चाहिए तो वो अपने पेरेंट्स से डिमांड करता है कि भाई मुझे ये खिलौना दिला दीजिए, या मुझे ये खाने की वस्तु दिला दीजिए, या मुझे झूला झुला दीजिए। तो अगर उसकी बात को मनाही कर दी जाती है तो उसके दिमाग में कुछ तो चलता है ना कि मैं अपनी बात कैसे मनवाऊंगा, तो वो क्या करता है, रोता है, चिल्लाता है, क्योंकि उसने ऑब्जर्व किया है कि मेरे रोने पे मेरे घर वाले दौड़े दौड़े आ जाते हैं, अरे चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा, चिल्लाए ना, ये है ना, परेशान ना करे। तो उसको पता है ये मेरा हथियार है, जब मैं चिल्लाऊंगा ये मुझे चुप कराने के लिए आएंगे, और इस तरह से मैं अपनी मांगों को मनवा सकता। तो वो चिल्लाएगा, रोएगा, आगे उसको पता लगेगा लौट जाओ जमीन पे, है ना, कहीं पे अगर मांग नहीं हो। तो ऐसे ही अब ये श्रमिक जो है अपनी बातों को मंगवाने का तरीका सीखेंगे, और उन तरीकों में एक जोरदार तरीका क्या हुआ, हड़ताल, जो आज भी यूज किया जाता है, देखा है ना देश में होता है,
हड़ताल होता है। तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे की प्रथम हड़ताल आयोजित की गई, जिसे तिलक द्वारा अपने समाचार पत्र में समर्थन दिया गया। इससे क्या होगा, इनको सपोर्ट मिल रहा है। विपिन चंद्र पाल, जी सुब्रमण्यम अय्यर ने भी श्रमिकों के लिए कानून बनाए जाने की मांग की। तो ऐसा नहीं है कि जो पहला चरण है इसमें शोषण तो हुआ था। इस पहले चरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार खुद कुछ कानून बनाकर लेकर आ रही है, जितना उसे लग रहा है कि भारतीय उद्योगपतियों को थोड़ा सा हमारे उद्योगपतियों की तुलना में आगे ना बढ़ पाए। दूसरा, बाकी लोग थे जो इन श्रमिकों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि हाँ भाई इनके अधिकार हैं, और इसके लिए लगातार ये अलग अलग तरीके से कोई एसोसिएशन बना रहा है, कोई क्लब बना रहा है, कोई समाचार पत्र निकाल रहा है, कोई अपने समाचार पत्र में इनके लिए लिख रहा है और इनको सपोर्ट कर रहा है। आगे बढ़ जाते हैं स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो फर्स्ट फेज तो आप सभी ने देख लिया। फर्स्ट फेज हमें कब से दिखाई देता है, 1853 से लगभग मानो 1900 तक दिखाई देता है। अब आ जाते हैं सेकंड फेज। किसकी बात कर रहा है, बोल रहे यही श्रमिक आंदोलन का रूप थोड़ा और अलग होगा। कब होगा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 1905 में, जब बंगाल का विभाजन होता है तो होता है ना स्वदेशी मूवमेंट। ओके, तो इसमें बोल रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान श्रमिक आंदोलन का क्या रूप दिखाई दिया, और इसमें कौन कौन लोग थे जो श्रमिकों के आंदोलन में एक पॉजिटिव फैक्टर या फिर नेतृत्वकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। तो राइटर बोलता है अश्विनी कुमार, प्रभात कुमार, प्रेमतोष बोस, अपूर्व घोष। अब देखो ये नाम तो सारे महत्वपूर्ण है। जैसे आपने देखा है ना, उदारवादी नेता कौन है, उग्र राष्ट्रवादी नेता कौन है, क्रांतिकारी नेता कौन है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि श्रमिक आंदोलन में जुड़े कौन से नेता थे, या फिर कृषक आंदोलन में कौन से। अभी ये इतने सारे नाम थोड़ा सा याद करना टफ होता है, तो ये नाम आपको मेंस में तो वर्ड टू वर्ड लिख कर आना नहीं है, ठीक है। मेंस तो अलग ही लेवल पर आप प्रेजेंट करते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में अगर कहीं कुछ धोखा कर रहा है आपके साथ में, तो उसके लिए आपको इसको रटने का जरूरत नहीं। रीडिंग लगाइए 2 बार 3 बार, अगर आपने रिवाइज कर लिया है ना 3 से 4 बार, तो आप मानकर चलिए कि आप इस स्टेटमेंट में जैसे ही आएगा ना आप खुद अलग कर लोगे। तो बैठ के उसका नाम याद करने के चक्कर में परेशान मत हो ना, आप सिर्फ रिवीजन दीजिए। 3-4 बार जब आप रिवीजन देंगे ना, तो अगर प्रीलिम्स में ये आ रहा है स्टेटमेंट में, तो खुद आप इसको सेपरेट कर लेंगे, वो क्लिक कर जाएगा आपका माइंड में, ठीक है। हड़तालों के क्षेत्र सरकारी मुख्यालय, रेलवे और जूट उद्योग। तो हमें बोल रहा है कि जो स्वदेशी मूवमेंट था ना, स्वदेशी आंदोलन के समय, ये कुछ लोग थे जिन्होंने श्रमिकों के हित के लिए जो वो आंदोलन चलाएंगे उनको फेवर करेंगे। और बोल रहा है कि जो आंदोलन चलाने का तरीका क्या था श्रमिकों का, अगर उनकी कोई बात नहीं मानी जा रही है तो वो लोग हड़ताल पर आ जाते थे। हड़ताल एक तरीके से कि भैया हम काम नहीं करेंगे, और अपने जहां पर भी उनकी फैक्ट्री है या रेलवे वाली जगह वहीं पे चुपचाप से बैठ जाएंगे। आज भी ऐसी ही हड़ताल होती है। तो हड़ताल कहां पर हुआ करती थी, जनरली सरकारी मुख्यालय, जहां पर भी सरकारों के मुख्यालय होते थे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के, उसके सामने ये लोग हड़ताल करेंगे। दूसरा, रेलवे, क्योंकि वहां पर अच्छे खासे भारतीय श्रमिक लगे हुए थे, और जूट के उद्योग यहां पर। तो बोले कि ये जो 2-3 क्षेत्र है ना, इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में हमें हड़ताल दिखाई देती स्वदेशी आंदोलन के दौरान। सुब्रमण्यम अय्यर और चिदम्बरम पिल्लई के नेतृत्व में तूतीकोरिन और तिरुन्नवेली में हड़तालों का आयोजन। बोल रहे आप चलो थोड़ा साउथ की ओर चल रहे हैं, तो बोल रहे कि दक्षिण की तरफ भी हमें हड़ताल दिखाई दे रहा है, और वहां पर जो लीड कर रहे हैं ना श्रमिक आंदोलन के हड़ताल को, वो कौन है, सुब्रमण्यम अय्यर, चिदम्बरम पिल्लई। और ये हड़ताल क्यों हो रही है, देखो होता क्या था, ये अपनी डिमांड मांग रहे हैं कि भैया हमको ये चाहिए, और जब इनको वो चीजें नहीं मिलती तो ये लोग क्या करेंगे, अब एक नया तरीका हड़ताल का हमें दिखाई देता है इसके सेकंड फेज में, जो हमें स्वदेशी आंदोलन के समय दिखता है, ठीक है। लीडर्स कौन से थे वो थोड़ा ध्यान रखना है। श्रमिक संघ की स्थापना के प्रयास किंतु असफल। इस समय कोशिश की गई थी कि श्रमिकों का एक ग्रुप बनाया जाए। देखो क्लब तो अलग काम हो गया, संघ बनाना मतलब श्रमिकों का एक ग्रुप होगा जिसका बकायदा नाम होगा, और जो श्रमिकों के अधिकार के लिए काम करेगा, ठीक है। तो श्रमिक संघ बनाने के प्रयास किए गए थे, लेकिन बहुत ज्यादा ये इसमें सफल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट राइटर बोलता है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद। तो पहला आपने फेज देखा 1853 से लेके आपने देख लिया 1905 तक। दूसरा फेज देखा आपने 1905 से लेके 1915 तक का फेज, जहां पर हम देख रहे हैं कि जूट मिल, रेलवे, इन या फिर जो विदेशी मुख्यालय थे भारत में, ब्रिटिश मुख्यालय, उनके आगे हड़ताल चालू हो चुकी है। अब तीसरा फेज बोल रहा है कब, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। कब से चालू होता है, 1914 से 1918 तक जाता है। तो ये इसका थर्ड फेज हमें दिखाई देता है, किसका, श्रमिक आंदोलन का। अब प्रथम विश्व युद्ध के समय श्रमिक आंदोलन के तरीके में क्या बदलाव हुआ
हड़ताल तो करना जान ही चुके थे, अब ये क्या चेंजेस आएंगे? ओके, या फिर इनको क्या कांग्रेस से सपोर्ट मिलेगा अभी, कि अभी भी नहीं मिलेगा? देखते हैं। वस्तुओं के मूल्य और निर्यात में वृद्धि हुई। देखो, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ब्रिटेन या यूरोप में युद्ध हो रहा है, यूरोप के सारे देश उसमें इन्वॉल्व हैं। तो जब किसी देश में युद्ध होगा तो वहां पर उत्पादन की जो इकाइयां हैं वो बंद हो जाएंगी। अब लोगों का खाना, रहना, पहनना वो तो सब चलेगा ही ना, और जो उत्पादन कर रही थी इकाइयां वो बंद है। तो ऐसी स्थिति में दूसरे जगह से मांग की आपूर्ति की जाएगी। तो भारत में जो उद्योगपति थे उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। क्या अपॉर्चुनिटी थी? कि भारतीय सामानों की मांग बढ़ी विदेशों में। दूसरा, जब भारत में भी जितना ज्यादा सामान जा रहा है उसकी वजह से जब ये उत्पादन करता उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? अपने वस्तुओं के मूल्य को बढ़ा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में 5 किलो चावल है और उसे खरीदने वाले 5 ही लोग हैं, तो आपने 100 रुपए किलो दे दिया। अब आपके पास में 5 किलो चावल है लेकिन अब उसको खरीदने वाले 50 किलो है, तो अब आप बोलोगे कि किसे दूं? तो आप क्रय क्षमता पर छोड़ दोगे कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, कि कौन इसका परचेजिंग पावर किसका ज्यादा है। तो आपने 100 रुपए की जगह अब उसको कर दिया 500 रुपए किलो। समझ में आ गया? तो इससे फायदा तो आपको होगा ना। पहले आप 50 का बेच रहे थे, अब आप 500 का बेच रहे हो, तो आपका प्रॉफिट तो बढ़ गया। तो यही बोल रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जो डिमांड जनरेट हुई थी, उस डिमांड जनरेशन की वजह से भारत में क्या होता है? इन्फ्लेशन, महंगाई चालू हुई। और वो जो महंगाई चालू हुई उससे भारत में वस्तुओं का मूल्य एकाएक बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, निर्यात में वृद्धि होगी। निर्यात मतलब कि इसकी डिमांड हो रही है दूसरे देशों में। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वहां पे उत्पादन की इकाइयां बंद पड़ी। क्यों बंद पड़ी? क्योंकि वहां युद्ध हो रहा है। तो यहां से अब सारा का सारा सामान जो है वो उधर की तरफ जाएगा। अब इसका लाभ किससे मिलेगा? पूंजीपतियों को मिलेगा। ठीक है, तो नो डाउट ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है भारतीय उद्योगपतियों के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी था अपने उद्योग की ग्रोथ के लिए। ठीक है, लेकिन श्रमिक मजदूरी अभी भी क्या थी? न्यूनतम ही थी। तो क्या श्रमिकों को कोई फायदा हुआ? इसका नहीं हुआ। इनका प्रॉफिट बढ़ा है उद्योगपतियों का, लेकिन श्रमिकों की अभी भी जो वेतन है वो बहुत कम है। ठीक है, गांधी जी का इसी समय अभ्युदय हुआ। आपको पता है कि जो भारत है, इसी समय गांधी जी एंट्री कर रहे हैं इंडिया में। साउथ अफ्रीका में ये अपने झंडे लहरा कर आए थे। सत्याग्रह है ना, सत्याग्रह का आग्रह करते हुए वहां पर उन्होंने नस्लवादी जो भेदभाव होता है उसको खत्म करने का प्रयास किया था। काफी कुछ सक्सेसफुल रहे थे, बहुत सारे कानून लाने में इनका रोल था। अब ये भारत में आए, अच्छा खासा वेलकम हुआ, लेकिन फिर भी भारतीय राजनीति में इनको अपना एक वो पैठ बनाना था। तो इन्होंने अपने राजनीतिक गुरु से बात किया। राजनीतिक गुरु ने बोला, देखो भारतीय राजनीति में पैठ बनाना है तो उसके लिए पहले भारतीयों को समझना होगा। समझने के लिए भारत का दौरा करो। इन्होंने 1 साल भारत का दौरा करा, भारतीयों को समझा। और ये जब अब आएंगे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, इनिशियली तो हमें नहीं इतने दिखाई देते हैं 1918 तक। 1918 के बाद इनका काफी प्रभाव दिखाई देता है। और खुद गांधी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि भाई ये जो नाजीवादी है, इन फासीवादी है, इनको हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो जो गलत कर रहा है उस गलत को करने वाला, रोकने वाला भले हमारा दुश्मन हो, लेकिन हम उस दुश्मन पर उस समय प्रहार नहीं करेंगे। यानी ब्रिटेन हमारा दुश्मन है, भले ब्रिटेन हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है, लेकिन हम ब्रिटेन पे अभी प्रहार नहीं करेंगे क्योंकि वो किसी गलत चीज के खिलाफ लड़ाई लड़ा है। तो प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने सपोर्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब सपोर्ट क्या होता है? जाके युद्ध थोड़ी लड़ लेंगे, लेकिन हाँ एक मौखिक रूप से कि हाँ ठीक है हम उनके साथ हैं। गांधी जी का अभ्युदय के पश्चात श्रमिकों और किसानों को आंदोलन से संबद्ध करने का प्रयास किया। तो गांधी जी सीख कर आए थे, वो पूरे गांव गांव भ्रमण किए थे, आम लोगों से जुड़ चुके थे। तो गांधी जी को ये समझ में आया कि अब जो इसके बाद हम देखते हैं आंदोलन चलेगा, जैसे रॉलेट एक्ट आता है, उसके बाद से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और उसी बीच हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद से 1919 का मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, जिसने उदारवादियों को पूरी तरह से हतोत्साहित कर दिया। उदारवादी हाथ खड़े कर लेते कि ब्रिटिश तो गड़बड़ करके चाह रहा है। दूसरा हमने देखा था कि खलीफा के मुद्दे पे जो मुस्लिम थे वो भी पहली बार यहाँ पर थोड़ा सा कांग्रेस से सपोर्ट चाहेंगे खिलाफत आंदोलन में। तो कुल मिलाकर गांधी जी ने इस समय जो ये भारत में स्थिति बनी हुई थी, ये समझ गए थे कि आंदोलन जरूरी है। और गांधी जी क्योंकि देश भ्रमण कर चुके थे, उन्होंने सोचा इस आंदोलन को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, उसके लिए मास को जोड़ लो। मास कौन है? किसान और श्रमिक, यही तो है भाई, बड़ा आधार तो यही है ना। तो उन्होंने पहली बार गांधी जी के अभ्युदय के साथ ही श्रमिक और किसानों को आंदोलन से संबद्ध करने का प्रयास किया गया कि इनको आंदोलन से जोड़ दो। व्यापार संघ को गठित करने की आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया, और इनको जोड़ने के लिए भाई
श्रमिकों को जोड़ने के लिए या इस तरह से उनको एक लीड करने के लिए एक मंच तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पर पहली बार, मतलब एक बार तो पहले भी इन्होंने कोशिश किया था स्वदेशी आंदोलन में, लेकिन व्यापार संघ नहीं बना। लेकिन यहाँ पर वापस से बोला जाएगा कि एक व्यापार संघ का गठन किया जाना चाहिए जो कि इनको लीड कर सके। ओके, इसी बीच अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, जैसे अब यही टाइम है ना 1917 1918 बोल्शेविक क्रांति के बारे में हम सुनते हैं। तो इधर क्या हो रहा है, रशिया में हम देख रहे हैं कि जारशाही खत्म हो रही है, वहां पर लेनिन का अभ्युदय हो रहा है ना। साम्यवादी विचारधाराएं दिखाई दे रही है जो बोल रहा है कि सब कुछ राज्य के हाथ में होना चाहिए, राज्य का पूर्णतः नियंत्रण होना चाहिए। तो ये जो अमीरी गरीबी है ये एकदम दूर हो जाएगी, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, सबको एक प्रकार अधिकार मिलेंगे और कोई गरीब नहीं रहेगा, सब एक समान रहेंगे। तो ये जो एक सोवियत संघ में ये जो साम्यवादी विचारधारा खुलकर सामने आ रही है, जो बात कर रहा है मजदूरों की, पहली बार कि गरीबी दूर की जाए, मजदूरों श्रमिकों की बात कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं इन पर इंपैक्ट पड़ा। सोवियत संघ की स्थापना, कमिंटर्स की स्थापना। कमिंटर्स बेसिकली क्या होता था, सोवियत संघ में जो ये साम्यवादी होते थे ना, इनका जो ग्रुप होता था उसको कहा जाता था कमिंटर्स। ओके, और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना। इसी बीच अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जो बात करेगा कि जितने भी मजदूर हैं उनके अधिकारों की बात करेगा। तो जो भारतीय मजदूर थे या श्रमिक थे, प्रथम विश्व युद्ध के समय उन पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय हमें दिखाई दे रहा है कि जो फायदा हो रहा है वो पूंजीपतियों को, उनके वेतन में वृद्धि नहीं हुई। दूसरा, गांधी का अभ्युदय हुआ, गांधी विश्व युद्ध के बाद जो आंदोलन चलाएंगे उसमें इनको जोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर वो एक राजनीतिक रूप से कैसे हमें सक्रिय होना है वो भावना आएगी अपने अधिकारों के लिए। और तीसरा, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों का भी इन पर प्रभाव पड़ेगा। तो 1920 के बाद जो श्रमिक है ना, इनके आंदोलनों का एक अलग ही रूप दिखाई देगा, क्योंकि काफी कुछ सीखेंगे हमारे देश में जो आंदोलन होगा उससे, और जो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है उससे। और इनके अधिकार तो देख रहे हो छीने ही जा रहे हैं, तो ये भी नहीं कि शांत रहें, क्यों रहे भाई, इनके अधिकार तो मिले नहीं इनको। चलो आगे बढ़ जाते हैं। एटक की स्थापना, एटक के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म क्या है एटक का, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, इस वजह से इसको एटक कहते हैं। अब इसकी स्थापना कब हो रही है, देखो काफी समय से हम देख रहे हैं भारतीय व्यापार संघ की या श्रमिक संघ की मांग उठ रही थी। जैसे स्वदेशी आंदोलन के समय कोशिश की गई, नहीं बना, गांधी जी ने भी इस ओर जोर दिया। फाइनली अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी, यानी कांग्रेस के द्वारा, जो कांग्रेस अभी तक न्यूट्रल बैठी हुई थी, अब कांग्रेस जो है एक पूरा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया जाएगा, एक संघ बनाया जाएगा इनका, है ना। कांग्रेस बेसिकली क्या है, संघ ही तो है, कांग्रेस उसे ही बोलते हैं ना। 1920 में कांग्रेस अध्यक्ष यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हो गया 1920 में। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे, लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष बने। दीवान चमनलाल जो थे इसके प्रथम महासचिव चुने गए। लाला लाजपत राय पहले नेता थे जिन्होंने पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने की कोशिश की थी। ठीक है, सीआर दास, ये थोड़े लीडर्स के नाम याद रखिएगा। सीआर दास ने इसके तीसरे और चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो ये जो एटक बन रहा है ना, एक्चुअली ये इसका सेशन होगा, जैसे कांग्रेस की बैठक होती थी सालाना, तो अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है ना, एक कांग्रेस बना है। अब ये काम करेगी आगे व्यापार पर, मजदूरों के अधिकारों पर, तो उसके लिए इनकी प्रॉपर बैठक होगी, सेशंस हुए करेंगे, समय समय पे इनके नए नए अध्यक्ष बनाए जाएंगे। तो ऐसे ही इसका तीसरा और चौथा सेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की, सीआर दास ने की। और कांग्रेस के गया अधिवेशन में, जब कांग्रेस का गया सेशन हुआ, आप सभी को पता है कि चौरी चौरा कांड के बारे में सभी को पता है। और उसके बाद से हम देखते हैं किस तरह से असहयोग आंदोलन को अचानक से वापस ले लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइटर यही बोलता है कि जब कांग्रेस का गया सेशन हुआ था ना, उस सेशन में कांग्रेस ने एटक की स्थापना का स्वागत किया था, वेलकम। जो कांग्रेस अभी तक चुप बैठी थी, वही कांग्रेस जो है अब इस ट्रेड कांग्रेस का वेलकम करेगी। ओके, तो 1920 में इसका फॉर्मेशन हुआ। 1922 में एक तरह से बोल सकते हैं ऑफिशियली कांग्रेस ने भी इस पर मुहर लगा दी। इस पर ब्रिटिश श्रमिक दल का भी प्रभाव था। ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी थी,
क्योंकि लेबर पार्टी नाम से ही पता लग रहा है लेबर्स की बात करेगी, श्रमिकों की। और एक ब्रिटेन में थी कंजर्वेटिव पार्टी यानी कि जो पुरातन विचारधारा पर आधारित थी, है ना। तो श्रमिक पार्टी जो बनी थी उसका काफी ज्यादा इस पर इंपैक्ट था। गांधीवादी दर्शन का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 की स्थापना में सहयोग दिया और श्रमिकों की मजदूरी में लगभग 27.5% का बढ़ोतरी करने का काम करा। तो गांधी जी आप देखते हैं जब इंडिया में आते हैं तो इनका जो एक नेशनल मूवमेंट दिखाई देता है बड़ा, जिसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, वो तो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। लेकिन असहयोग आंदोलन होने के पहले ही इन्होंने अपने छोटे छोटे टेस्ट करे इंडिया में, ठीक है, जैसे खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल या फिर चंपारण। तो जो ज्यादा था ना वो हमें अहमदाबाद मिल वाले में आपने देखा। तो कहीं ना कहीं ये श्रमिकों के अधिकारों की बात कर रहे थे और इसकी वजह से अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का इन्होंने फॉर्मेशन भी किया और उसके थ्रू इन्होंने जो लेबर थे उनके वेतन में बढ़ोतरी करने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं जो लेबर्स हैं, जो श्रमिक हैं, वो अपने आप को गांधी की विचारधारा से जोड़ेंगे, गांधी से जोड़ेंगे, सोचेंगे बढ़िया आदमी है भैया, ये श्रमिकों का वेतन बढ़ा रहा है तो हमारा भी बढ़ेगा, है ना। तो इन पर काफी ज्यादा इनका प्रभाव था। तो अब आपको ये चीजें रटने की नहीं, थोड़ा सा ना चेंज समझने की कोशिश करिए कि एक्चुअली चेंज क्या हो रहा है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पूंजीपतियों को तो फायदा हुआ, इनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ेंगे, इनको एक वो अपनी बात को रखने का जो प्रक्रिया था वो समझ में आया। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम हो रहे हैं उसका इस पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। और गांधी जी की विचारधारा ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी उसकी विचारधारा पर का इस पर इंपैक्ट दिखाई देता है। अब आ जाते हैं एक दूसरा, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 कानून लाया जाएगा। ट्रेड यूनियन एक्ट मतलब अब यूनियन बनाने का परमिशन मिलेगा कि व्यापार से संबंधित आप जो ट्रेड यूनियन, जो ये आपके श्रमिक हैं, इनसे संबंधित एक यूनियन बनाया जा सकता है। इसके लिए प्रॉपर एक्ट लाया जाएगा कि अब किसी भी मिल में कोई श्रमिक काम कर रहे हैं, उन श्रमिकों को अपने अधिकारों के लिए स्वयं जागरूक होना है और इस जागरूकता के लिए वो चाहे तो ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। इन यूनियनों को लीगली ऑफिशियली मान्यता दी जाएगी और इनके लिए एक एक्ट का प्रोविजन लाया जाता है। उस कानून में बाकायदा व्यवस्था लिखी होती है कैसे कैसे क्या क्या आगे इनको काम करना है। तो व्यापार संघ को वैधानिक संगठन की मान्यता दे दी गई कि जो भी व्यापार संघ बनाए जाएंगे ये वैधानिक होंगे, ये कानूनी होंगे, यानी इनको कानूनी रूप से, अब कोई ये व्यापार संघ बन रहा है तो इस पर नहीं कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा, नहीं, कानूनी रूप से इसको इस एक्ट के तहत मान्यता दे दी गई। पंजीकरण और नियमन संबंधी कानून की ये जो व्यापार संघ बनेंगे इनको एनरोल करना होगा, ये खुल्लम खुल्ला बनकर नहीं घूमेंगे। तो व्यापार संघ बनते इनको बाकायदा पंजीकरण कराना पड़ेगा और इनको काम कैसे करना है, मतलब हर एक पर आपको रिस्ट्रिक्शंस तो लगानी होती है ना। राइट्स तो आप बताओगे लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज करोगे, उसके निर्बंधन भी बताओगे। तो इनका नियमन कैसे होगा उसका कानून भी हमें मिलता है। इनकी गतिविधियों को नागरिकों और आपराधिक गतिविधियों से बाहर रखा गया कि जब भी ये कोई काम करेंगे ना, ये जो व्यापार संघ बनेंगे और ये अपने नियमन संबंधित कानून के तहत कोई काम करेंगे तो इनके द्वारा जो भी काम किया जाएगा, काम मतलब जो भी डिमांड करते हैं, हड़ताल करते हैं, उस पर जो नागरिक और आपराधिक गतिविधियां होती है ना, उस तरह का कोई चार्ज इन पर नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 1920 के पश्चात। तो अब आ जाता है चौथा चरण, ठीक है। पहला चरण हमें दिखाई दिया 1853 से लेकर 1905 तक, है ना। उस समय बहुत बेसिक सा ये अपने अधिकारों की बात करते हैं। 1905 से 1915 तक हड़ताली की व्यवस्था दिखाई देती है। 1915 से लेकर 1920 तक हम देखते हैं कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम या फिर जो असहयोग आंदोलन था उसका प्रभाव पड़ता है। अब आ जाते हैं 1920 के बाद की कहानी, फोर्थ फेज की बात कर रहे हैं। 1920 के बाद साम्यवादी आंदोलन के उत्थान के फलस्वरूप व्यापार संघ आंदोलन में क्रांतिकारी और सैनिक भावना का समावेश हुआ। क्रांतिकारी भावना, सैन्य भावना, क्योंकि रशिया में क्या चल रहा है, सोवियत संघ में साम्यवादी विचारधारा। अब साम्यवादी विचारधारा में मजदूरों को संघर्ष के लिए भी बोला जा रहा है और उस संघर्ष में वो हथियार भी उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भावना हमें इस समय दिखाई देती है। 1928 में बंबई टेक्सटाइल मिल में 6 माह लंबी हड़ताल हमें दिखाई देती है। अब ये बहुत ज्यादा जागरूक और सजग हो जाएंगे। S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद, पीसी जोशी और सोहन सिंह इत्यादि जो है 1920 के बाद प्रमुख रूप से कार्य करते हुए हमें दिखाई देते हैं श्रमिकों के लिए या उनके द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलन के लिए, ठीक है। सरकार द्वारा दमन के लिए 1928 का श्रमिक विवाद अधिनियम और नागरिक सुरक्षा अध्यादेश लाया गया। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर कि
सरकार भी सपोर्ट में है। देखो, सरकार श्रमिकों के इतने ही सपोर्ट में थी कि केवल वो कंपटीशन ना करे पूंजीपति, लेकिन कई जगह पर ऐसा था कि पूंजीपति जो ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट करते थे, तो उस क्रम में ब्रिटिश सरकार जो है आम लोगों के खिलाफ हो जाती थी, श्रमिकों के खिलाफ होती थी। तो सरकार द्वारा दमन करने के लिए 1929 में श्रमिक विवाद अधिनियम लाया गया, क्योंकि देखो कई बार ये श्रमिक जो है ना, वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भी विद्रोह में साथ देते थे, आंदोलन में साथ देते थे। तो सरकार इनको कैसे मैनेज करे? तो श्रमिक विवाद अधिनियम, नागरिक सुरक्षा अध्यादेश, नागरिक की सुरक्षा का नाम बोलकर क्या करेगी? इन पर कंट्रोल करेगी, इनको दमन करेगी। मेरठ षड्यंत्र केस बहुत इंपॉर्टेंट है 1929 में। बेसिकली ये क्या था? ऐसा बोला जाता है, रेलवे में काम करने वाले तो श्रमिक ही थे ना, तो रेलवे में काम करने वाले जो श्रमिक थे उनके द्वारा हड़ताल की जा रही थी, और वो जो हड़ताल की जाती है उसमें 3 ब्रिटिश अधिकारी भी, ब्रिटिश जो है वो भी सम्मिलित थे, और वो भी कहीं ना कहीं उनके फेवर में थे। तो ये जो घटना हुई, इसमें ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जो थी, भारत में शासन कर रही थी, उनके द्वारा लगभग 31 श्रमिक नेताओं को अरेस्ट किया गया कि ये महत्वपूर्ण नेता है जो लोगों को जो श्रमिकों को लेकर चल रहे, तो इन नेताओं को उठा लो। और 3 जो ब्रिटिश थे इसमें इन्वॉल्व, उनको उठा लिया गया। इसे ही मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन पर कार्यवाही की गई। लगभग 27 के आसपास जो श्रमिक नेता थे उनको दोषी ठहराया गया, और जो 3 ब्रिटिश थे उनको भारत से ब्रिटेन भेजने की व्यवस्था की गई कि इन पर वहीं पर चार्ज चलाया जाएगा। इवन बोला गया कि ये जो 3 ब्रिटिश है ना, जो इसमें इन्वॉल्व थे, श्रमिकों के द्वारा रेलवे के खिलाफ हड़ताल किए जाने में इन्वॉल्व थे, बोला गया कि ये ब्रिटेन की जो महारानी है उनकी सत्ता को भारत में चुनौती दे रहे हैं। समझ में आ गया? तो उनको भेजा गया ब्रिटेन और बाकियों पर मुकदमा चलाया गया। इसी को बोलते हैं मेरठ षड्यंत्र केस। मार्च 1929 में सरकार द्वारा 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बनाया गया, जो इंपॉर्टेंट लीडर थे, और इनको बंदी बनाकर मेरठ में मुकदमा किया गया। सम्राट को भारत की प्रभुसत्ता से वंचित करने का आरोप किन पर लगाया जा रहा है? उन 3 ब्रिटिश पर, कि भाई ये जो ब्रिटिश हैं इनके द्वारा ये जो हरकत की गई, ये क्या है कि सम्राट जो है उनको ब्रिटिश प्रभुसत्ता, इनका मालिक बनने से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। मुजफ्फर अहमद, डांगे, जोगलेकर, ब्रेडली, शौकत उस्मानी, ये सब महत्वपूर्ण रूप से किसमें सक्रिय थे? इसमें सक्रिय थे, या इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट था। 1930 के आंदोलन में श्रमिकों की सक्रियता, लेकिन 1931 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में विभाजन के कारण इनकी भागीदारी में कमी है। अब होता क्या है, ये तो मेरठ षड्यंत्र केस के बारे में बता रहा है। बोल रहे कि होता क्या है, इन मेरठ षड्यंत्र केस जो है ना, इसका रिजल्ट बहुत देर में आता है। ये केस चला 1933 के आसपास, इसका जो जजमेंट है वो सुनाया गया। तो उस बीच क्योंकि ये चल रहा था, तो वो जो श्रमिक थे ना, उनमें ब्रिटिश के खिलाफ भी था कि ब्रिटिश हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो ब्रिटिश के खिलाफ जो भी आंदोलन चलाया जाएगा हम उस आंदोलन में भाग लेंगे। तो 1930 के आंदोलन में श्रमिकों की सक्रियता हमें दिखाई देती है, लेकिन 1931 में जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दिखाई दिया, उसमें श्रमिकों ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन आगे चल के क्या पता लगता है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जिसका स्थापना हुआ था 1920 में, वो टूट गया, और उसके विभाजन के कारण कहीं ना कहीं श्रमिक जो है वो थोड़े से बिखरे बिखरे दिखाई देंगे। और जो टूटा ना, इसमें M.N. जोशी, V.V. गिरी, मृणाल, इन तीनों ने ये अलग हुए, ये मृणाल द्वारा अलग हुए, और अलग होकर इन्होंने एक नया ग्रुप बनाया जिसका नाम था भारतीय ट्रेड यूनियन संघ। समझ में आया? तो 1920 का जो अखिल भारतीय था वो सेपरेट हुआ और भारतीय ट्रेड यूनियन संघ के रूप में हमें दिखाई देता है। तो 1920 से 1930 का चरण क्या था? 1920 से 1930 का चरण हमें ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने क्या बोलते हैं, जो मेरठ षड्यंत्र केस था, क्योंकि देखो हुआ क्या था ना कि श्रमिक जो है साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित है, और कई सारे हमें इस समय क्रांतिकारी दिखाई देते, रिवॉल्यूशनरीज जिसे आप बोलते हैं। क्रांतिकारियों का 2 चरण था ना, एक पहला चरण 1909 से लेकर 1919 तक लगभग दिखाई देता है, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने तक, और दूसरा फेज हमें दिखाई देता है असहयोग आंदोलन के बाद 1922 से लेकर 1930-31 तक लगभग दिखता है। तो ये जो क्रांतिकारी थे साम्यवादी विचारधारा लेकर थे, ये मजदूरों के हित की बात करते थे, और क्रांतिकारियों ने सोचा कि हम अपने आप को कैसे स्ट्रेंथन करें, क्योंकि क्रांतिकारियों को सब सपोर्ट नहीं करते थे। तो उन्होंने अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए मजदूरों का सहारा लिया कि देखो गरीबी ऐसे जाएगी, ये सारी चीजें, और वो खुद भी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। तो
ये जो इस समय के हमें दिखाई देते हैं ना मजदूर आंदोलन, वो कहीं ना कहीं उस क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित है। जैसे मेरठ षड्यंत्र केस वाले जो इंसिडेंट है उसकी मैंने बात की, तो यहाँ पर मेरठ षड्यंत्र केस मतलब उन पर कि ये जो श्रमिक है वो रेलवे हड़ताल करने की जो भी रेलवे के खिलाफ काम करने या हड़ताल करने की कोशिश कर रहे थे, इनको उठा लिया गया, समझ में आ रहा है। तो इस समय थोड़ी इस विचारधारा से प्रभावित थे। दूसरा, इनका क्या रोल था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में? इनिशियली इन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन इनका ट्रेड यूनियन टूटने की वजह से कहीं ना कहीं बिखराव की स्थिति दिखाई दी। अब कांग्रेस के समय, कांग्रेस का समय क्यों बोल रहा है? कांग्रेस का समय इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमारे देश में चुनाव हुए थे, प्रांतीय चुनाव हुए थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शन, आई थिंक 1934-35 में, और 1937 में होते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव इलेक्शन। होता क्या है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो भी नतीजा था आपने देखा 1935 के एक्ट के रूप में दिखाई दिया। उस बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक चरण खत्म हुआ। कांग्रेस गई 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, हालांकि वहां से उसे कुछ नहीं मिला। कांग्रेस वापस लौट कर आई, गांधी जी ने चालू कर दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण, जो पूरी तरह से असफल रहा। उसके बाद से गांधी जी को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। तो ये सारी घटना होने के बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन शांत हो चुका है, गोलमेज सम्मेलन खत्म हो चुका है। अब भारत में क्या स्थिति? अब भारत में ये स्थिति थी कि कांग्रेस ने डिसाइड किया कि प्रांतीय चुनाव होने वाले, हम प्रांतीय चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट ना केवल किया बल्कि भारी मतों से वो जीती भी प्रांतों में। अब प्रांत में सरकार आ जाएगी कांग्रेस की, तो अब क्या होगा? अब प्रांत में सरकार है कांग्रेस की और वहां पर सरकार कांग्रेस की, तो सरकार तो कुछ कर सकती है ना, इन मजदूरों के हित में कानून ला सकती है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कांग्रेस सरकार के समय, जब कांग्रेस का खुद रूल आ रहा है किसी किसी प्रोविंस में, उस समय क्या दिखाई देता है? 1937 के चुनाव में ट्रेड यूनियन द्वारा कांग्रेस को समर्थन दिया गया था। ट्रेड यूनियन है, वो यूनियन जो बोलेगी वैसा उसके श्रमिक बोलेंगे, करेंगे। तो उसने बोला चलो कांग्रेस को वोट दो, दे दिया उसने, कांग्रेस को वोट दिया तो कांग्रेस जीती। तो अब इस कांग्रेस द्वारा सहानुभूति रवैया अपनाया जाएगा श्रमिकों की मांग के प्रति। अब कांग्रेस को क्योंकि श्रमिकों का वोट मिला था, तो जब कांग्रेस सरकार में आएगी तो क्या बोलेगी कि चलो भाई हमें श्रमिकों के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। जैसे आजकल बहुत सारी पार्टीज हैं, उनको बहुत अलग अलग टाइप का एडवर्टाइजमेंट करना है, डिजिटल मीडिया जो है, इंटरनेट के थ्रू, या फिर हम बात करें जो हार्ड कॉपी होती है, अलग अलग जगह पर हम देखते हैं पैम्फलेट बांटे जाते हैं, या दुनिया भर के तरीके होते हैं, उसके थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इसमें अच्छा खासा खर्चा आता है ना। अब खर्चा आने के लिए सरकार क्या बोलती है? फंडिंग के लिए तो हमारी इलेक्शन कमीशन बैठी है पूरा कानून बना के, लेकिन फिर भी लूप होल है, उसमें लीकेज हो जाता है। तो सरकार को पैसा चाहिए, पैसा हम लोग तो दे नहीं पाएंगे, हम तो वोट ही दे पाएंगे। तो सरकार किससे पैसा ले लेती है भैया? सरकार नहीं, सॉरी, जो भी पार्टीज है वो किससे? उन्हें बड़े बड़े पूंजीपति या बड़े बड़े जो भी ऐसे लोग हैं जिनको अपने काम में आने वाली सरकार का सपोर्ट चाहिए, बोलता है लो भाई पैसा लो, जीतोगे तो तुम्हें थोड़ा हमारा ख्याल रखना है। तो बस ऐसा ही था, ये बेचारे पैसा तो क्या ही देते, लेकिन हाँ इन्होंने अपना सपोर्ट दिया था। कांग्रेस थोड़ी आभारी थी और आभार क्रम में इसने डिसाइड किया कि हम इनके फेवर में कानून लेकर आएंगे। अगला बोल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय क्या होता है? छठा फेज आ गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1939 में, कब तक चलता है? 1945 तक। इस समय इनकी क्या सक्रियता थी? तो बोल रहा है कि प्रारंभ में श्रमिकों के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध किया गया। ठीक है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के ना सपोर्ट में थे ना विरोध में थे, कुछ भी नहीं थे, चुपचाप से बैठे हुए थे। लेकिन बाद में जब इनको पता लगा, देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के साथ कौन सम्मिलित हो जाता है? तो हमें पता लगता है कि बाद में इस ब्रिटेन के साथ शामिल हो जाता है कौन? रशिया शामिल हो जाता है, या फिर उसको यूएसएसआर बोलो। तो ये जब रशिया शामिल हुआ, रशिया कौन सी विचारधारा लिए हुए है? साम्यवादी विचारधारा। और पहले तो ये द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध कर रहा था, मतलब ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे। लेकिन जैसे ही रूस जुड़ गया ब्रिटेन से, तो भाई रूस जुड़ गया, इसका अपना विचारधारा वाला जुड़ गया, तो ये कहीं ना कहीं उसके फेवर में आ गए। तो ये बोला कि प्रारंभ में श्रमिकों के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध किया गया, लेकिन रूस के शामिल होने के बाद इसने ब्रिटिश को समर्थन देना चालू कर दिया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से ये अलग थलग रहे। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट में इनका देखो, इनका अपना डिमांड है। अब देखो होता क्या है ना, कि हम बात करें देश की आज़ादी की, देश भले आज़ाद हो जाए या हो गया, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम खुद हमारे देश में रूल कर पा रहे हैं। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उसके लिए देश आज़ादी का क्या मतलब है ना? कोई व्यक्ति है किसी भी जात, धर्म या लिंग का या किसी अन्य वजह से वो हमें थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है ग्रुप,
और उसको उसके बेसिक राइट ही नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसको आप बोलोगे देश आज़ाद है, वो सोचेगा क्या आज़ादी, मेरे लिए तो वही हाल है। समझ में आया? तो पहले सब इंडिविजुअल अपने राइट्स की बात करते हैं, अपने आज़ादी की बात करते हैं। तो यहाँ पर यही दिखाई दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन से ये सेपरेट रहे, वहां पर इनका इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई दिया, हालांकि बाद में ये एक्टिव होंगे। ठीक है, 1945 में बंबई कलकत्ता से इंडोनेशिया जाने वाले रशद को लादने से इन्होंने मना कर दिया। ये कब एक्टिव होते हैं? वो जो होता है ना आपका ये क्या बोलते हैं, आजाद हिंद फौज वाली जो घटना होती है, या फिर जो नौसेना जो थी उसके द्वारा हम देखते हैं किस तरह से शिप पर ब्रिटिश के खिलाफ जो है उनके द्वारा विद्रोह किया जाता है। तो उस समय जब ये विद्रोह चलते हैं तभी एक्टिव हो जाती हैं। तो 1945 में बंबई कलकत्ता से इंडोनेशिया जाने वाले रसद को लादने से, जो शिप पर सामान लादा जाता था उसको लेबर ही तो कर रहे हैं ना, तो मना कर दिया उन्होंने, हम नहीं करेंगे। ये था इनका विद्रोह। 1946 में शाही नौसेना विद्रोह में इन्होंने समर्थन दिया। तो ये यहाँ पर तो इन्वॉल्व नहीं हुए, लेकिन आगे चल के इनकी इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है। ठीक है, ब्रिटिश के खिलाफ पोस्ट ऑफिस, रेलवे, जितने भी इस तरह के सरकारी प्रतिष्ठान थे, वहां पर इनके द्वारा हड़ताल आयोजित करके कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ब्रिटिश के खिलाफ काम किया गया। ठीक है, तो ये इनका जो है लास्ट फेज दिखाई देता है। फिर तो हमको आजादी मिल जाती है। 1946 में हमारा संविधान सभा बनता है, और संविधान सभा बनने के बाद हम देखते हैं किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन होता है। वो पूरी हिस्ट्री हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये इनकी एक जर्नी है, वो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। कभी भी पूछा जाएगा श्रमिक आंदोलन के बारे में, श्रमिकों का क्या रोल था नेशनल मूवमेंट में, तो ये नहीं समझना है कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं उसमें सबकी भागीदारी थी, लेकिन पहले इंडिविजुअल अपने अधिकारों की बात करता है ना। आप देश की आजादी की बात कर रहे हो या ब्रिटिश के खिलाफ बात कर रहे हो, ये बोल रहे हैं कि जो इनके खिलाफ बात कर रहा है वो तो खुद ही मेरे खिलाफ है। ठीक है, तो मैं पहले तुमसे अपने आप को आजादी दिलाऊंगा ना, या अपने अधिकारों की बात करूंगा। तो इनकी पूरी एक जर्नी बहुत सुंदर तरीके से इस चैप्टर में बताया गया है। पूरी जर्नी स्टार्ट होती है 1853 से, और किस तरह से उसे आगे लेकर गया वो आपको इसी तरह फेजेस में याद करना है। आई होप आपको सेशन समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो रिवीजन करिए, टाइम बहुत कम है। अगर आप इस साल एग्जाम दे रहे हैं तो मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, जो पढ़ चुके उसको रिवीजन ज़्यादा करिए। नया पढ़ने के लिए 4 घंटे का अलग स्लॉट बना लो, लेकिन रिवीजन अब चालू कर दो। ये मत सोचना कि लास्ट के 15 दिन काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये दोनों आप करते रहिए, लगातार ये काम करते रहिए। बाकी मिलते हैं नए सेशन में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।